सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, आप सभी को पता है कि इवन जान अटेम्प्ट में आपके बहुत से बच्चों का मार्क्स इसलिए कम रह गया क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल गए थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी आपसे जान अटेम्प्ट में पूछे गए थे उसको एक सिंगल पीडीएफ में, एक सिंगल वीडियो में हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड कंप्लीट दिस, राइट। यहाँ पे आपको आगे जाके इस क्वेश्चन में सारे 44 क्वेश्चंस मिलेंगे। रिकमेंडेड है कि आप इनको प्रिंट मार के एक बार खुद से सॉल्व करें। टाइमर 20 मिनट का आपको लगाना है मैक्स टू मैक्स। एंड जो भी यहां पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है उनके डेटा को याद कर लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कई बार पहले भी रिपीट हुए हैं तो आगे भी आपको रिपीट हो सकते हैं। लास्ट पेज में आपको इसका आंसर की मिलने वाला है, तो आप फिर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या सही है या गलत है, और फिर आप इसके वीडियो डिस्कशन से उसका जो डिस्कशन है उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहीं पे आपका सेशन शुरू होने वाला है। डू कंप्लीट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग आवर टॉप 100 and top 200 PYQs of 2022 and 2023. All the links are mentioned in the description box. Take care, wish you best of luck. Okay, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लग रहा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा है। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली आपसे कह रहा है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है एंड प्लीज बच्चा आकाश गुज जी क्यों लिख रहे हो, क्यों स्पैम? ठीक है, स्पैम नहीं कर रहे हो, आपका जेन्युइन सवाल होगा, लेकिन यहाँ मत पूछो ना। आप कमेंट कर दो, ठीक है, ईमेल कर दो, एप्लीकेशन पे चैट कर दो, वहाँ बच्चों को जवाब मिल जाता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम हाइट। सो बेसिकली अगर आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है, वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो मैक्सिमम हाइट पे आपके पास एक स्पीड होती है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती है। और भैया मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एच मैक्स पे ही सबसे ज़्यादा होगा। तो भैया ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है, बाकी सबको फॉल्स होना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, बिल्कुल गलत, यू कॉस थीटा होता है। द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, ये भी गलत है भैया। वर्टिकल कॉम्पोनेंट का स्पीड तो 0 हो जाता है, मैक्सिमम आपका इनिशियल पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहां पे यूवाई मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, गलत बात है, यू कॉस थीटा बचा तो है। तो आपका 1 नंबर जो है वो सही जवाब। थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपका काइंड ऑफ। पहला स्टेटमेंट क्या है? An elevator can go up or down with uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable. तो यहाँ पे ये आपका एलिवेटर है ना, यहाँ पे आपका केबल होगा। तो हमसे कह रहा है कि भैया टेंशन जो होगा, टेंशन जो हो इस एलिवेटर का, जो भी सिस्टम का जो टोटल वेट होएगा mg, और ये टेंशन, तो सही बात है, अगर टेंशन mg के बराबर हो गया तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0, यानी कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन, ऑन द foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed. अब देखिए सिंपल सा बात को घुमा के बोल रहा है, एलिवेटर नीचे जा रहा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड इंक्रीजिंग का मतलब है कि एक्सेलरेशन नीचे के दिशा में है। सो मुद्दे की बात यह है कि मेरा जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे हमसे कहता है कि अगर कोई प्राणी खड़ा है तो इसका अगर आप एफबीडी बना के देखोगे, प्राणी का एमजी लग रहा होगा, एलिवेटर का फ्लोर इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, इस प्रकार से ये नॉर्मल हो जाएगा, ये आपका mg हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे कि mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो दिख रहा है कि जो नॉर्मल है वो mg से कम है, mg माइनस ma है, तो लेस हुआ ना। लेकिन यहां क्या बोल रहा था, यहां मोर बोल रहा था, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। असर्शन, स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। आपने देखा है, ये तो आपको एकदम ट्रू है। रीजन क्या है कि आपका जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट इज हाई? यानी कि वो बहुत आसानी से ऐसा डिफॉर्म नहीं हो जाता है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्सेस। तो ये भी आपका ट्रू है और रीजन भी आपका बेसिकली ट्रू है। तो फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब है। स्टेटमेंट 1,
acceleration due to gravity is different at different places on the surface of the earth. अगर सिर्फ अर्थ के सरफेस की बात करें तो क्या ग्रेविटेशन हर पॉइंट पे सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ड्यू टू दी रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट के कारण आप सभी को पता होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है दैट इज बेसिकली जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पे ओमेगा रोटेशनल ओमेगा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रोटेशन के कारण अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ग्रेविटी होएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। सेकंड बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी increases as we go down below the earth surface, which is completely false statement। आपको ग्रेविटी जो है धरती के नीचे जाओगे तब भी घटेगा, सरफेस के ऊपर जाओगे तब भी आपको ग्रेविटी घटने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। पहला स्टेटमेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और गो डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे सरफेस से ग्रेविटी घटती है। Acceleration due to Earth's gravity is same at height h and depth d from the Earth's surface if h is equal to d। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला आपका बेसिकली फॉल्स हो जाने वाला है। हालांकि इस स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपका जो हाइट है वो बहुत बहुत छोटा है। अगर हम इसको जनरलाइज भी कर ले, अगर हम इसे जनरलाइज भी कर ले तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन जाता है। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो एक इक्वेशन ये बनेगा, और अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ में आपको ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपने इस h को d के बराबर कर भी दिया तब भी ये दोनों जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं आ रही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो बेसिकली फॉल्स हो जाने वाला है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका गलत है। अगेन आपका केपलर्स लॉ के ऊपर पूरा बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपके पास यहां पे कई सारे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए, द फोर्स ऑफ, यहां पे क्या कहता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, घूमो भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में, कोई दिक्कत नहीं है हमें। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब इसी को तो आप इनवर्स लॉ बोलते हो ना, कि भैया यहाँ पे आपका अगर सन है और यहाँ पे आपका कहीं कोई लेटस से प्लैनेट है, तो जो फोर्स होता है अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तो जो सर फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। हालांकि ये सुनने में भी एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला तो ट्रू है, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ये तो बहुत ही निहायती गलत स्टेटमेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। पहली बात तो भैया ये जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, तो यहां पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की आप बात नहीं कर सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कोई सर्कुलर पाथ नहीं है। और अगर हमें टुवर्ड्स द सेंटर वाली बात भी करनी है तो फोर्स जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर थोड़े ना हो सकता है। तो ये भी आपका फॉल्स है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बिल्कुल सही है। यहां से यहां तक मेरा सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a होगा तो हम बोलेंगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो ये वाला भी ट्रू है। तो a और d जो है अपना वो ट्रू है, ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको थ्योरेटिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रटने वाला टॉपिक नहीं है ये। अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट। तो भैया यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कहने का मतलब है कि आप उसको किसी हाइट पे लेके जा रहे हो, तो हाइट पे आपका बेसिकली ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है। हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी घटेगा, ग्रेविटी घटेगा यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? लेट अस से कि आपका जो ये एक पेंडुलम क्लॉक है उसका टाइम पीरियड बेसिकली 2 सेकंड होना चाहिए था, बढ़ गया, यानी कि हो सकता है कि लेट अस से आपका ये 3 सेकंड हो गया होगा, राइट। यानी कि अब वो जो है ना, अब वो जो है आपको बेसिकली धीरे धीरे कर रहा है, 3 सेकंड ले रहा है ऑसिलेट होने के लिए, तो वो स्लो हो गया है, फास्ट नहीं हुआ है, वो स्लो हो गया है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है अब आपका फॉल्स है। रीजन,
द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट। सो बेसिकली सही बात है, ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी आपका घटता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज योर ए इज नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है। स्टेटमेंट 1, the temperature of a gas is minus 73 degree centigrade and the gas is heated to 527 degree centigrade, the root mean square speed of the molecule is doubled। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका टेम्परेचर पहले था -73 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें अगर 273 ऐड कर दो तो शुरुआत में टेम्परेचर 200 केल्विन है और बाद में जो टेम्परेचर है वो आपका जनाब 800 केल्विन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बेसिकली 4 टाइम्स हो गया, 200 से 800 4 गुना। तो भैया अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स होगा तो अंडर रूट है ना वो, तो यानी कि VRMS 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है जनाब। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विल बी इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो भैया यहां पे कष्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमको कहता है कि वो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि 3/2 का फैक्टर आता है। इट इज 3/2 PV, 3/2 का एक फैक्टर आता है, सिर्फ आपका PV नहीं होता। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो हमको यहां पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर जो है ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो यहां पे आपके पास मैट्रिक्स मैच है ना। ये मैट्रिक्स मैच आपको फिर भी थोड़ा सा डिसेंट है क्योंकि यहां पे एक या दो में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। देखिए पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर हम यहां पे ए की बात करें तो ए में हमसे कहता है कि भैया ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये वाला मेरा मैच कर रहा है, तो ए का मैचिंग 2 के साथ आपका होने वाला है। तो 3 और 4 तो आपका ऐसे कैंसिल हो गया है। अब हम यहां पे अगर बात कर ले, लेट अस से सबसे आसान कौन सा दिख रहा है, आइसोकोरिक दिख रहा है। अगर हम सी की बात करेंगे, आइसोकोरिक का मतलब है नो वर्क डन, तो सी का जो मैचिंग है वो आपको 4 के साथ होने वाला है ना। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो सी का मैचिंग अगर 4 के साथ देखोगे तो सिर्फ यही 2 करने से आपका आंसर जो है वो क्रैक हो गया, सिर्फ इतना करने से आंसर आ गया। बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे एडियाबैटिक की बात करें या फिर आइसोबारिक की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में आपका डेल्टा Q 0 होता है, यानी कि डेल्टा U इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ योर वर्क डन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे वर्क डन बाय द गैस, सवाल में मतलब यहां पहले ही बोल दिया है कि वर्क इज डन बाय द गैस, तो भैया वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है। यानी कि सर अगर ये वाली क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव, और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर का लॉस हुआ है। तो यहां पे वही तो बोल रहा है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि सर बी का जो मैचिंग है वो आपको 1 के साथ होने वाला है, बी की मैचिंग 1 के साथ। और आखिरी जो मेरा डी बच रहा है आइसोबारिक प्रोसेस, तो भैया आइसोबारिक प्रोसेस में ना तो आपका वर्क डन 0 होता है, ना तो आपका डेल्टा यू 0 होता है, ना ही डेल्टा क्यू 0 होता है, कुछ भी 0 नहीं होता है। आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो थोड़ा सा वर्क डन करने में चला जाता है और बाकी बचा एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है। और यही मेरे ख्याल से आपको यहां पे लिखा हुआ है। तो डी का आपका मैचिंग 3 के साथ होने वाला है। तो एक एक चीज को हमको बारीकी से समझ लेना है। प्रश्न में आपसे क्या बोला, dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system। भाई साहब स्टेटमेंट में चीख चीख के बोल रहा है कि dw is work done on the system, on the system, on the system। भैया by the system नहीं लिखा है, on the system लिखा है। तो भैया आपका जो अब इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला, यहां पे प्लस नहीं माइनस dw अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब आप कह रहे हैं कि आपका जो dw है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब बाई होता है ना, जो कि हम लोग जनरली उसको इक्वेशन को लिखते हैं बाय द सिस्टम, तो हम लोग यहां पे प्लस मान के आपकी इक्वेशन को बनाते हैं।
तब जब सामने बोल ही दिया है कि इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव वर्क डन है बेसिकली वो, तो लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस DW, राइट। तो ये वाला आपका बेसिकली ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। रीजन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भैया ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीजन भी सही है। ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली आपका एनर्जी कंजर्वेशन का ही तो इक्वेशन है, तो इसलिए आपका थर्ड नंबर जो है सही होता है। बच्चे एग्जाम में क्या करके आए थे, यहां माइनस क्या देख लिया, उनको लगा कि ये तो फॉल्स है, तो बस खत्म, उन्होंने फटाक से 2 नंबर को टिक मार के आ गए थे। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भैया अगर आपका प्रोसेस ही आइसोथर्मल है यानी डेल्टा U 0, तो आपने जो भी हीट दिया है वो वर्क डन में चला गया है। अब क्योंकि आपका हीट सप्लाइड है, यानी कि ये टर्म अगर आपका पॉजिटिव है यानी कि वर्क डन भी आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, गलत बात है, वो डेल्टा U तो 0 है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, गलत बात है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, सही स्टेटमेंट है। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, सही स्टेटमेंट है। ये गलत है यानी C और D सही है, खत्म कहानी। Efficiency of a reversible heat engine will be highest at -273 degrees centigrade temperature of cold reservoir। तो ठीक बात तो है, एफिशिएंसी जो है वो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर है। भैया हमसे यहाँ पे कहता है कि जो लोअर टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 केल्विन है। तो जब ये 0 हो जाएगा, जब यही वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हो तो गई 1, जो कि 100% है, तो मैक्सिमम तो है। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स not only on temperature of a cold reservoir but it also depends on the temperature of a hot reservoir। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी बेसिकली यहाँ पे हमको मेंशन किया है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ही तो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है ना, यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब आपका A और R दोनों करेक्ट भी है और R जो है वो करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन है A के लिए भी। अब ये आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी गई है उनके तरफ से, जहां पे आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आपको कैविटी है, ठीक है, आपका चार्ज जो है एग्जैक्ट सेंटर पे यहां पे रखा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटर पे। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है, राइट। सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मेटालिक इस सॉलिड मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको और डीप में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि यहां पे आपको एक नेगेटिव -Q चार्ज इंड्यूस होता है। यहां पे नेगेटिव -Q चार्ज इंड्यूस होगा इस वाले सरफेस पे, जस्ट इधर समझिएगा, यहां पे जस्ट यहां पे आपको बेसिकली एक नेगेटिव -Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है यहां पे इस प्रकार से, और सिमेट्रिकली एकदम रहेगा, सिमेट्रिकली ऐसे। और यहां पे आपको बेसिकली प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, प्लस चार्ज पूरे तरफ। दिस इज एग्जैक्टली -Q, दिस इज एग्जैक्टली योर +Q, राइट। लेकिन इस वाले रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा सकते हैं और फिर सीधे आपको बाहर दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी कभी आपसे ना ये डायग्राम भी पूछ सकता था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सही डायग्राम बताइए। ये तो सवाल आपसे मैग्नीट्यूड पूछा या फिर ये पूछा है कि 0 की नॉन 0। कल को आपसे ये सवाल भी तो पूछ सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाइए। तो आप डायग्राम जो बनाएंगे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे आप यहां पे और यहां दिखाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप नहीं दिखाएंगे। तो सवाल तो ऐसे खत्म हो चुका है कि रीजन 1 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, रीजन 2 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और रीजन 3 में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होने वाला है, यानी 13th का सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे कहता है कि भैया आपके पास कुछ ग्रुप्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, लेट अस से Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर भैया तीनों का तीनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल तो नॉन जीरो ही रहने वाला है। पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, अगर तीनों पॉजिटिव है तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल सकता है आपको, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस से कुछ इस प्रकार से। अगर हमने
इस Q3 चार्ज को उठा के यहाँ से शिफ्ट करके, सपोज कीजिए हमने Q3 चार्ज को शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की चांसेस है, लेकिन नेट पोटेंशियल जीरो हो सके ऐसा नहीं हो सकता है। सो करेक्ट क्या है कि नेट पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, टू मेटालिक स्फीयर्स आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, दो मेटालिक स्फीयर है, सेम पोटेंशियल पे आपने इसको चार्ज किया है। वन ऑफ देम इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड। फर्क नहीं पड़ता है भैया सॉलिड है कि हॉलो है, क्योंकि मेटालिक बोला है तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा। बना दिया सॉलिड, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सरफेस पे ही होगा। आगे क्या बोल रहा है, बोथ हैव सेम रेडियाई। ओहो हो भैया, दोनों को सेम रेडियस भी दिया हुआ है। सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन हॉलो वन। कैसी बात कर रहे हो जनाब, भैया पोटेंशियल जो होता है वो KQ/R होता है। जब आपका पोटेंशियल भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो चार्ज भी तो दोनों पे सेम ही रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, पहला जो आपका ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है वही फॉल्स है। दूसरा, कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर्स डिपेंड ऑन द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स। अगर आपको ध्यान में होगा तो कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। बिल्कुल सही बात है कि रेडियस पे डिपेंड करता है, तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। हालांकि इनको यहाँ पे असर्शन रीजन में नहीं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की तरह देना चाहिए था। सवाल को पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर measuring the potential difference across a resistance of 600 ohm, the voltmeter resistance with 1000 ohm will be preferred या फिर 4000। कहता है कि 1000 ohm will be preferred over voltmeter with resistance 4000 ohm। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? अगर आपको वोल्टमीटर के बारे में जानकारी हो, सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि आपके पास 6 ओम का एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर किसी सर्किट का पार्ट हो सकता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना था, तो हमने लगा दिया एक वोल्टामीटर। अब तुम एक बात समझो, वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअली है ना बहुत हाई होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना वो सर्किट का एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जितना हाई होगा इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही 600 के पास होगा। वी डोंट वांट वोल्टामीटर रेजिस्टेंस टू चेंज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा होगा तो सारा का सारा करंट जो है वो इधर से ही पास करने की कोशिश करेगा, ऊपर में वो ज्यादा ड्रॉ नहीं करेगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है बच्चा वो आपको फॉल्स है कि 1000 ओम वाला प्रेफर करेंगे ओवर 4000, ऐसा नहीं है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला प्रेफर करेंगे। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि हमारा जो वोल्टमीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट, रेजिस्टेंस ऊपर ज्यादा होगा तो ऊपर से कम करंट पास करेगा, जो कि बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। सो बेसिकली A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। यस, इसमें आपसे क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर we can determine the value of EMF of a given cell। ये तो आपका फैक्चुअल बात है, सही बात है सर। The sensitivity of the potentiometer is, sir what is the what is sensitivity? Sensitivity का मतलब होता है आपका lowest potential difference that can be measured। अगर हम ये बोलेंगे कि भैया ये पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव है, यानी वो बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। अब तुम खुद सोचो कि पोटेंशियोमीटर में जो आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस रीड करता है, यानी सेल का जो वो EMF रीड करता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई x, राइट। तो वो ये सबसे छोटा से छोटा तब मेजर कर पाएगा जब k की वैल्यू बहुत छोटी होगी। आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, लेंथ जितना बड़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ, राइट। लेंथ जितना ज्यादा होगा इतना छोटा हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि और छोटा वो रीडिंग मेजर कर सकता है। तो लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है, इसीलिए सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ ऑफ द वायर। और अगर लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा तब।
ठीक है, तो इस तरीके से ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब था। सो बेसिकली सवाल आपको क्या कह रहा है, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से पढ़िएगा, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये आपका बेसिकली कोई कॉइल मान लेते हैं और प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लक्स इसके थ्रू होता है दैट इज गिवन बाय योर फॉर्मूला बी कॉस थीटा। आपने तीनों में से कोई भी टर्म चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा। आपने फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज की तो फ्लक्स चेंज, एरिया इसका चेंज किया तो भी फ्लक्स चेंज, एंगल थीटा यानी कि एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज किया तब भी फ्लक्स चेंज। तो आपका ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहले में बोला है चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन एरिया, चेंज इन एंगल। दिक्कत की बात यह है कि जो डी स्टेटमेंट है वहां पे कहता है कि बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली हमसे बोलता है कि अभी फील्ड अगर इनटू द प्लेन था तो अगर आपने इसको आउट ऑफ द प्लेन कर दिया तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? एक्चुअली में तब भी तो फ्लक्स चेंज होता है। तो यही कारण है कि ये सवाल थोड़ा सा अगेन कंट्रोवर्शियल है कि देखने में चारों सही लगता है लेकिन जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ए बी सी दिखाई दे रहा है। शायद एनटीए ये, हालांकि गलत है बट स्टिल वो ये चाह रहा है कहना कि भैया फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां पे उनको बेसिकली फ्लक्स का मैग्नीट्यूड लिख देना चाहिए था कि क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, राइट। सो इस कारण से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहा था, बट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे ए बी सी को फिर भी उन्होंने क्यों सही दे दिया होगा। ऑब्वियसली उन्हीं का गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। ए बी सी डी आपका टेक्निकली चारों सही है, जो आंसर की में है वो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो प्रकार के बॉल है, एक बॉल आपका इंसुलेटर है, एक बॉल आपका इंसुलेटर है और एक बॉल आपका बेसिकली कंडक्टर है, मेटालिक है, ठीक है, कंडक्टर है। दोनों को आपने सेम हाइट से छोड़ा है तो हमसे पूछता है कि पहले कौन नीचे गिरेगा या फिर दोनों एक साथ गिरेगा, कौन पहले गिरेगा बाद में गिरेगा। ज़्यादातर बच्चों को जो गट फीलिंग आती है कि दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि भैया हमने अगर हम एयर के ड्रैग को इग्नोर कर दे जैसा कि सवाल में दे रहा है तो फिर दोनों पे कोई फ्रिक्शन नहीं, दोनों एक साथ गिरेगा, जो अपना पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था फेदर एंड हैमर का, ठीक है। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है, ऐसा यहां पे नहीं है, ठीक। इसमें क्या होगा, आपका ये जो कंडक्टर है ना वो जब गिर रहा है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है। अगर देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में नहीं है लेकिन है तो सही आपके सरफेस पे, तो वो फील्ड को कंटिन्यूसली क्रॉस करता हुआ जा रहा है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसे आप एडी करंट के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को पता है कि लेंज लॉ क्या करता है, अगर इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट हुआ है सो बेसिकली लेंज लॉ उसको अपोज करवाएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर करंट क्यों इंड्यूस हुआ है, इसके डाउनवर्ड मोशन के वजह से। तो इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने का मतलब है कि ये आपको थोड़ा धीरे गिरेगा और इंसुलेटर आपको नॉर्मल तरीके से गिरेगा, यानी कंडक्टर आपको देर से नीचे पहुंचेगा एज कंपेयर टू इंसुलेटर। तो अगर हम ध्यान से देखें, इंसुलेटर विल रीच द सरफेस अर्लियर दैन दी मेटल बॉल, ठीक है। इसको हम लोग चाहे ना तो एक और तरीके से समझ सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन ऑल्टरनेटिव वे, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, है ना। सो देखिएगा, ये आपका इंसुलेटर है, ये आपका कंडक्टर है, दोनों आपको गिरना शुरू हुआ विथ एन इनिशियल स्पीड 0 और दोनों आपको लेटस से अभी सेम पोटेंशियल एनर्जी पे है, दोनों अभी आपको सेम पोटेंशियल एनर्जी पे है, ठीक है। अब तुम खुद इस बात को समझना, कंडक्टर के अंदर एडी करंट पैदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब तुम खुद बोलो कि जब इस कंडक्टर के अंदर करंट घूम रहा होगा तो कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस होएगा, करंट घूमने की वजह से ये कंडक्टर में आपको हीट डेवलप हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं इंसुलेटर के केस में अगर वो आपको h/2 हाइट नीचे आया, अगर वो h/2 हाइट नीचे आया और ये वाला भी आपको h/2 हाइट नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए कि इसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ,
लेकिन क्या इस कंडक्टर का सारा पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ क्या? अरे बोलो बोलो, क्या कंडक्टर का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ क्या? अगर इसके पास 50 जूल था बाद में, तो काइनेटिक एनर्जी भी 50 जूल है। इसके बाद इसके पास 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है? यहां पे क्या पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है? राइट, बताइएगा। नॉट 50 जूल, जो भी है। नहीं, क्यों नहीं हुआ सर? इसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो एनर्जी है वो इसके अंदर जो हीट पैदा हुआ है उसमें भी वेस्ट हुआ। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसका थोड़ा सा एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका वेलोसिटी ही कम रहेगा पूरे रास्ते के दौरान, तो ये धीरे गिर रहा है और इंसुलेटर आपको जल्दी जल्दी गिर रहा है। तो I have given you लेंस लॉ वाला कॉन्सेप्ट, I have given you the एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है एकदम? जनरली क्या होता है ना कि चारों को सही करने के पीछे मत भागो, जो आपको सबसे आसान लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंस फिनोमिना टू अकर, तो आप सभी को पता है कि आरएलसी सर्किट में अगर आपको रेजोनेंस करवाना है तो आपका L और C दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, यानी C का जो मैचिंग है वो 1 के साथ जाने वाला है। राइट, शार्पनेस ऑफ योर रेजोनेंस वो आपको बेसिकली क्वालिटी फैक्टर होता है, तो यहाँ पे आपका D का जो मैचिंग है वो आपको बच्चा 3 के साथ जाने वाला है। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा C का 1 है और D का 3 है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आप और भी देख सकते हो कि आपके पास लेटेस्ट से यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो आपका 1 का 4 यानी कि जो आपका एसी जनरेटर बच रहा है दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। ये आपको एक याद करने वाली चीज होती है बेसिकली कि अगर आपका एक लेंस होता है, white light is allowed to pass through a convex lens parallel to principal axis. Different colors of light converge at different point on the principal axis after refraction. तो ये जो आपका प्रोसेस है या फिर ये जो आपका एक इशू होता है लेंस के केस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सवाल में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक व्हाइट लाइट होती है ना, तो डिफरेंट कलर्स इसमें अलग अलग रिफ्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? आपने कॉची रूल पढ़ा होगा कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कहीं ना कहीं आपका लंबा सा इक्वेशन होता है, a + b/λ² λ4 एंड सो ऑन। सो कहीं ना कहीं आपका वेवलेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अलग अलग कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। और हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो भैया अगर आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो आपका फोकल लेंथ भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग आपका वो लोग डिस्पर्स कर जाने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम है और राइट साइड में वो किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जानकारी है। सो इट इज मच बेटर कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये टेबल आपको इवन एनसीईआरटी के पीछे में भी दिया हुआ है, हमारे आपको नोट्स में भी है, हमारे रिविजन वीडियो में भी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली सब कुछ देख सकते हैं कि आपका यहां पे ईएम वेव्स का नाम लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पे ईएम वेव्स का नाम है और किस तरीके से आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ यू कंपेयर दिस यू विल सी दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बिकम द करेक्ट वन। आप यहाँ पे देखिए, आपका जो माइक्रोवेव है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव और यहाँ पे इसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है क्लिस्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं माइक्रोवेव और ऑप्शन नंबर या फिर जो मैचिंग हो रही है वो 4th के साथ होने वाली है ना। तो इसकी मैचिंग आपको 4th के साथ होने वाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 ही आपको सही होने वाला है। तो आपको ये टेबल के जो बातें यहां लिखी है आपको पता होना चाहिए। अगेन एनसीईआरटी को अगर रीड किया है, देखा है, या फिर आपको ये मैक्सवेल्स के 4 फॉर्मूले अगर पता है तब भी आप कर सकते हैं। नहीं भी पता है तो बेसिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पता है तब भी कर सकते हैं। गॉस लॉ यानी कि Q/ε0 जो कि यहां पे दिख रहा है, यानी ए की मैचिंग जो है वो आपको 4th के साथ होगी। फैराडेज लॉ भी हमें पता होता है,
d5/dt जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी B की मैचिंग आपको 1 के साथ हो रही है। तो A का 4 और B का 1, A का 4 B का 1 आपको सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सिर्फ दो करने से भी आपका सही आंसर आ जाता है। बाकी ये रहा आपका एनसीईआरटी से वो इमेज जहां पे आप देख सकते हैं चारों ही आपको ऑलरेडी दिए पड़े हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो यहां पे आपसे हमसे पूछता है कि कौन कौन सा यहां पे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बिल्कुल गलत है, ये आपको गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा, जितना स्पीड इस डायरेक्शन में उतना स्पीड आपका इसी डायरेक्शन में भी होगा, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम की बात की जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ योर लाइट। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको कभी भी मीडियम में चेंज नहीं होता है, हाँ लैम्डा चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस पर डिपेंड कर जाता है, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि मोशन के जो आपका सोर्स है उसके स्पीड पे आपका स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में घुसने की कोशिश करो। सो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। व्हेन यू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग योर इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। लेकिन आपका जो स्पीड है वो आपको सेम रहने वाला है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को के ऊपर फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब उसको आप डिफ्लेक्ट नहीं करा सकते हैं, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2, The amplitude of electric field and magnetic field are related by this formula। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी अभी सीखा था कि E नॉट इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट, और आपका जो C का फॉर्मूला होता है अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो आपको होता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है जनाब आपका फॉल्स हो जाने वाला है। सो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। आपसे यहाँ पे EM वेव्स के यूजेस को पूछा जा रहा है, और ये कुछ ऐसे यूजेस है जो जनरली बच्चों को नहीं पता रहता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ प्रूफ के तौर पे कि आपको एनसीईआरटी के इस वाले फोटो में यूवी रेस के अंदर में इसका एक यूज लेजिक दिया हुआ है, यानी यूवी रेस का मैचिंग जो है वो लेजिक के साथ जाएगा, तो बी की जो मैचिंग है वो 3 के साथ जा रही है। और दिखाता हूं मैं आपको प्रूफ। नेक्स्ट मैंने एक और फोटो उठाया है एनसीईआरटी का ही, एक्सरेस के नीचे में आपको यूजेस दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं एक्सरे में, यानी डी की जो मैचिंग है वो बच्चा आपको 2 के साथ जा रही है। और देखिए, और ये नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है माइक्रोवेव्स के अंदर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये आपको माइक्रोवेव्स के अंदर है, यानी ए की जो मैचिंग है वो आपको जनाब 4 के साथ जा रही है। और अब इतना देखा है तो आखिरी भी देख लीजिए, इंफ्रारेड की बात करेंगे तो फिजिकल थेरेपी में आप इसका एप्लीकेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हालांकि एप्लीकेशन और भी है, मैंने उसी को हाईलाइट किया है, जो कि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मैच में दिया हुआ है, यानी इंफ्रारेड की जो मैचिंग है वो आपको जाएगी फिजियोथेरेपी के साथ, तो सी की जो मैचिंग है जनाब वो आपको 1 के साथ जाने वाली है। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं कि 4 3 1 2 आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। ये जो सवाल है फर्मी लेवल के ऊपर आपका बेस्ड एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। फर्मी लेवल के बारे में आपको एनसीईआरटी में इसका जिक्र आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से ही आप इसको समझ लीजिए। और सो बेसिकली आपको है ना इसको याद ही करना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली आपकी बात है नहीं। अगर आप सभी को पता है कि आपका जो बैंड लेवल्स होता है, आपका वैलेंस बैंड, आपका कंडक्शन बैंड, तो ये जो है आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका जो है कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे हमसे कह रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें आपको प्योर सिलिकॉन हो या फिर प्योर जर्मेनियम हो, उसके अंदर कोई भी आपको डोपिंग नहीं
करी गई है। तो अगर आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसका जो फर्मी लेवल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में जो है आपका जो इसका फर्मी लेवल होता है, यानी ए वाले का जो ऑप्शन का आपका मैचिंग करने वाला है वो आपको जाएगा 2 के साथ, फर्मी लेवल इन द मिडल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो ए की जो मैचिंग है वो आपको 2 के साथ जाने वाली है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप यहां पे जब डोपिंग करते हैं तो आपको डोनर एलिमेंट आता है, और जो आपका डोनर एलिमेंट होता है, आपका जो डोनर एलिमेंट होता है यहां पे आपका डोनर एलिमेंट आ जाता है, उसका जो उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है सिस्टम के अंदर। तो अब जो आपका फर्मी लेवल होगा ना वो आपको कंडक्शन बैंड के तरफ शिफ्ट कर जाता है, वो आपको कंडक्शन बैंड के तरफ आपको शिफ्ट कर जाता है। तो एन टाइप के लिए आपका जो फर्मी लेवल होगा दैट इज नियर टू कंडक्शन बैंड, नियर टू कंडक्शन बैंड। तो यहां से आपका बी का 3 होने वाला है। तो अब आपको काफी बच्चे जो है सही जवाब दे भी रहे हैं। पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप में आपका एक्सेप्टर एलिमेंट होता है ना, एक्सेप्टर, यानी कि आपको इस केस में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं पी टाइप वाले डोपिंग में। तो अब आपका जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, यानी कि ये आपका नियर टू वैलेंस बैंड आपका सी का 1 होगा। और मेटल के केस में हम सभी को पता है कि ये दोनों आपको ओवरलैप कर जाते हैं, यानी जो आपका फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के अंदर ही चला जाएगा। तो यहां से हम दिखाई दे रहा है कि आपका थर्ड वाला सही होगा। अब ये सवाल देखिए, जिस बच्चे ने भी ज़ीनर डायोड के प्रॉब्लम सॉल्विंग किए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करी है, वो बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जैन अटेम्प्ट में आपको सेमीकंडक्टर से जिस तरीके के सवाल 2022 या 21 में पूछे गए थे उस तरीके के इस बार देखने के लिए कम मिले, यानी कि जीनर पे न्यूमेरिकल देखने के लिए एक भी नहीं मिला है, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। क्या करता है जीनर डायोड? जीनर डायोड बेसिकली आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वो आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अगर आपको चित्र इसका ध्यान में होगा तो आपका कुछ इस प्रकार से जीनर डायोड होता है। ये आपका हो गया है जीनर डायोड और ये मेरा हो गया है एक लोड रेजिस्टेंस, राइट। सो बेसिकली अगर हमें इस लोड रेजिस्टेंस को बचाना है तो हम लोग यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा देते हैं। और ये ध्यान से देखिएगा, ये इसका पी साइड है, एन साइड है, P साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड। तो ये बेसिकली आपको रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसको बचाने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस and behaves like a simple PN junction diode in forward bias। तो ये आपका जीनर डायोड है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। और अगर आप इसे फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो एक नॉर्मल PN डायोड बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ये गलत है, वोल्टेज रेगुलेटर ओनली इन फॉरवर्ड बायस, ये सब स्टेटमेंट आपको गलत है ना, ये सब स्टेटमेंट आपको जो है गलत है। यहां पे देखिएगा असर्शन, photodiodes are preferably operated in reverse bias condition for light intensity measurement। और सेकेंड रीजन बोलता है the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias for PN junction diode। तो हमसे कहता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्या ये उसका सही रीजन है। तो हमसे 2 चीज पूछी जा रही है यहाँ पे। कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने एनसीईआरटी के हर उस क्लिप को आपके लिए क्रॉप करके यहां डाला है जो कि आपके इस्तेमाल का है। फोटो डायोड जो आपका हेडिंग है उसको अगर आप रीड मारेंगे, जो कि आपको रीड मारना चाहिए, तो आपको तीसरे ही लाइन में दिखाई देगा कि इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि यहां पे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। तो ये असर्शन जो है आपका ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है ना कि करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बायस, ये तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगर आपने पीएन डायोड को पढ़ा है तो फॉरवर्ड बायस में करंट आपको मिली एम्पियर्स के टर्म्स में होता है और रिवर्स बायस में तो माइक्रो एम्पियर में होता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन क्या ये रीजन सही है? तो ये रीजन सही नहीं है। इसी पैराग्राफ के नीचे में आप जब जाओगे आगे तो आप पढ़ोगे इट इज ईजियर। क्यों हमें इसे रिवर्स बायस में इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज इट इज ईजियर टू ऑब्जर्व चेंज इन करंट
विथ चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। रिवर्स बायस में ऐसा देखा गया है कि जब हम लाइट के इंटेंसिटी को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपका रिवर्स बायस करंट में भी चेंज सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है, जिससे हम उसकी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यही उसका ग्राफ भी है। इंटेंसिटी चेंज किया है तो आपका जो रिवर्स करंट है वो भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है। तो ये उसका रीजन है कि क्यों हमें इसे रिवर्स बायसिंग में इस्तेमाल करना होता है। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। तो अभी अभी हमने देखा कि भैया ये बात तो गलत है। फोटोडायोड जो है वो आपका रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब पहला वाला ही फॉल्स हो गया है तो वो आपको कहां दिखेगा, वो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, राइट। अब देखिएगा इसका जो बी पार्ट है, यानी कि जो इसका रीजन वाला पार्ट है, उसमें हमसे कहता है कि फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड at applied voltage V, the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias for this particular condition. तो ये कंडीशन क्या है समझिएगा। हमसे कहता है कि Vz का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मोर देन योर V विच इज लेस मोर देन योर V नॉट। तो सबसे पहले समझना ये कंडीशन क्या बताता है। यहां पे आपका जो V नॉट है दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है सपोज कीजिए वो कहीं यहां पे है आपका। तो हमसे कहता है कि अगर मेरा बायसिंग वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है तो आपका आप मतलब इस वाले जोन में है, यानी आपका करंट जो होगा मिली एम्पेयर में होगा और भर भर के होगा। और जो मेरा दूसरा कंडीशन है कि अगर मेरा जो वोल्टेज है वो अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये वाली वोल्टेज है, तो भैया अगर तुम ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो मतलब तुम इस वाले जोन में हो और इस वाले जोन में आपका करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यानी कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भैया यहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड समझिएगा, यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज वी करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बायस, ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है। दिख रहा है ना कि यहाँ पे आपका करंट ज्यादा है और यहाँ पे आपका करंट बहुत बहुत कम है या फिर नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं, ठीक है। When a silicon sample is doped with a boron, it becomes p-type, and when doped by arsenic, it becomes n-type semiconductor, such that p-type has excess holes and n-type has excess electrons. तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी आपको गलत बात नहीं लिखी गई है। आप देख सकते हैं ना, ये आपको कंप्लीटली एक ट्रू स्टेटमेंट है। बोरॉन की वजह से आपका पी टाइप बनेगा और आर्सेनिक की वजह से आपका एन टाइप बनेगा। एन टाइप में आपको एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, नथिंग टू वरी अबाउट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि व्हेन सच पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फ्यूज्ड टू मेक अ जंक्शन, अ करंट विल ऑटोमेटिकली फ्लो व्हिच कैन बी डिटेक्टेड विद एन एक्सटर्नली कनेक्टेड एमीटर। तो आप सभी को पता है कि एक बार ये आपने पी और एन साइड को अगर आपने मिला दिया है तो आपको जंक्शन में क्या हो जाता है, जंक्शन में आपको वहां पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको जो नेट करंट का फ्लो होता है वो 0 हो जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी 4th जो है वो करेक्ट होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो ये पढ़ लो, नॉट करेक्ट बोला है। आधे बच्चे तो इसको नॉट वर्ड को पढ़ेंगे ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी के केस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको फिर से एनसीईआरटी में जो एलईडी सेक्शन के अंदर 2-3 बातें लिखी है आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड का एनसीईआरटी का ही पेज यहाँ पे चिपकाया हुआ है। क्या लिखा है, पहले ही 3 लाइन में लिखा हुआ है, इट इज अ हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन विच वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। यानी कि आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस। तो भैया इसका मतलब रिवर्स बायस वाला फॉल्स रहा होगा, ठीक है। और आप यहां पे देख सकते हो नीचे पैराग्राफ में क्या लिखा है, एनर्जी इक्वल टू फोटॉन्स विथ एनर्जी इक्वल टू और स्लाइटली लेस दैन द बैंड एनर्जी आर एमिटेड। और यही आपको इसके डी स्टेटमेंट में लिखा है, यानी डी स्टेटमेंट भी सही है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर on the number of electrons in the conduction band and resistance of the semiconductor will be what? तो हमसे कह रहा है कि भैया अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है उसके साथ क्या होगा और रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो भैया ये तो मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों को इसका सही जवाब देना चाहिए, वो भी एक बारी में। आप अगर एनसीईआरटी में भी रीड करेंगे तो वहां पे भी साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि एट हायर टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको वैलेंस बैंड में शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस बैंड ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कंडक्टिविटी के लिए, यानी रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही जवाब हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? In a typical transistor, all three regions, emitter, base and collector have same doping level. आप सभी को समझ में आना चाहिए कि इससे ज़्यादा फॉल्स स्टेटमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका ये जो एमिटर बेस, ये जो आपका एमिटर बेस कलेक्टर होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं, यहाँ पे आप बहुत कम डोपिंग करते हैं, राइट। तो डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन सब में डिफरेंट होता है। आपका स्टेटमेंट 2 कहता है इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज द थिकेस्ट एंड बेस इज द थिनेस्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो आपका जो कलेक्टर साइड है वो सबसे चौड़ा होता है और आपका जो बेस साइड है वो सबसे पतला होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। Which of the following frequencies does not belong to FM broadcast? तो अगर आप कम्युनिकेशन चैप्टर के एनसीईआरटी को रीड मारेंगे, खोलेंगे, तो वहां पे ये आपको टेबल दिखने वाला है। और अगर आपने ये टेबल देखा है तो आपका 2 सवाल डायरेक्टली इसी टेबल से पूछा गया था। ये तो हो गया पहला सवाल, जहां पे आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि एफएम ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी कहां से कहां है, 88 से लेके 108, यानी कि ये वाला एफएम ब्रॉडकास्ट के फ्रीक्वेंसी में नहीं फॉल करता। सो ऑप्शन नंबर 2। अगेन, अगर आपको ये वाला टेबल याद है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से क्रैक करके आ सकते थे। आप देख सकते हैं पूरा इसी टेबल को उठा के यहां पे आपको चिपका दिया गया है। पूरे टेबल को आपको यहाँ पे चिपका दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो 1 वाला है वो आपको सही जवाब इसका निकल के आने वाला है, यानी कि आपका जो एएम ब्रॉडकास्ट है वो इतना है, ये आपका एफएम ब्रॉडकास्ट है, आपका जो सैटेलाइट वाला चीज है वो इतनी है, और टेलीविजन वाला आपका ये है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी, यहां पे आपको एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना है, स्ट्रेटोस्फेयर डी पार्ट, ई पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, आपका डायरेक्ट यहाँ पे मैट्रिक्स मैच यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। 6 का ऑप्शन नंबर 1। मुझे इसको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये एनसीईआरटी का ही टेबल उठा के यहाँ पे आपके लिए डाला गया है। तो ये सवाल क्या है, ये हमारे इवन रिवीजन वीडियो में भी है, मैंने सबका डेफिनेशन आपको वहां पे समझाया है। एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर जब शुरू ही होता है तो शुरुआत के 2 पेजेस में आपको बहुत सारे टर्म्स का वहां पे डेफिनेशन ही दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अटेन्युएशन क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी जब वो प्रोपोगेट होता है, यानी कि ए का जो मैचिंग है वो 4th के साथ हो रहा है। हालांकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ए का मैचिंग 1 और 2 हो नहीं सकता है, 4 ही हो सकता है। और भी आपके पास है डीमॉड्यूलेशन, यानी कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो यहीं से आपको दिखना चाहिए कि आपका जो सी है, प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो डीमॉड्यूलेशन आपको 2 होने वाला है। तो सी का 2 कहाँ दिख रहा है, सी का 2 यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, राइट। इस तरीके से आप सारे डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हो वहां से। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको हमारे नोट्स में भी मेंशन्ड है कि आपका जो एंटीना का हाइट होना चाहिए वो कम से कम λ/4 तो आप रख ही लो। सो इट शुड बी λ/4 वाली चीज जो है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको बेसिकली ट्रू है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाए, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का ग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो ठीक है, पहले तो आपका कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, देखिए हमेशा एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन क्या अब एम्पलीट्यूड सेम है भैया? यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बहुत कम। तो देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है
वो भी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, यानी कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, विच मीन्स करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है ना। तो इसके लिए आपका अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, या फिर आपका काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी है कि फ्रीक्वेंसी है, व्हाट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट को अपने को चेक करना है। कुछ बच्चे 3 कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। भैया जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू योर इंसिडेंट एनर्जी माइनस योर वर्क फंक्शन। तो दिख रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो आपको इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और आपको वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ये ओनली वर्ड अच्छा नहीं लगा हमें, तो इसको क्रॉस कर दिया, ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बी को देखते हैं, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप जब इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दी प्लेट, जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपका जो सैचुरेशन करंट होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो बी आपका सही है। The maximum kinetic energy of a photoelectron depends on the intensity of incident light। अगर तुमको इक्वेशन ध्यान में हो तो यही आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, के ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस फ्रीक्वेंसी, सॉरी वर्क फंक्शन। साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। डी को पढ़े, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी, नहीं पार्टिकल है, पार्टिकल थ्योरी है ये बेसिकली। तो सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। जब आपको ऐसे सिचुएशन में पावर कहा जाता है ना कि पावर ऑफ लाइट को आप चेंज कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया है, फ्रीक्वेंसी हमने नहीं चेंज करी है। हालांकि यहाँ पे बहुत क्लियरली इनको लिख देना चाहिए कि आपने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है, नहीं भी लिखा है तो भी आपको ये मान के चलना है कि फ्रीक्वेंसी आपका सेम है, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे होंगे या फिर घटा रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पे नहीं डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे करता है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड। तो ये स्टेटमेंट आपका अभी फिलहाल हमें ट्रू कहना पड़ रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपका ये काइनेटिक एनर्जी होता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या फिर आप इसको लिख सकते थे एच सी बाई लैम्डा माइनस योर वर्क फंक्शन। तो बिल्कुल ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम। चलिए, असर्शन ए, द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियाइड ब्ला 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 कैन बी अरेंज्ड लाइक दिस। नहीं, आपका न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट है, तो उसको अरेंज करने का मतलब ही नहीं है। द रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस इज रिलेटेड बाय दिस, बिल्कुल ये सही है। तो ये वाला जो आपका है ये आपको बेसिकली फॉल्स हो गया है, पहला वाला है ना, पहला वाला आपका फॉल्स है और दूसरा वाला आपका ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है हमको, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो 27 का सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो देखिए आपको बिल्कुल और बिल्कुल एनसीईआरटी में ही मेंशन है, मैंने आपको ये हाईलाइट करके भी दिखाया था मॉडर्न फिजिक्स में। सवाल में कहता है फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिके इनटू न्यूट्रॉन, राइट। दिस इज बिकॉज व्हाट, तो ये आपको एग्जैक्टली जो आपको ये स्टेटमेंट है वो मेंशन है एनसीईआरटी में, ठीक है, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर में। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रॉन हैज लार्जर रेस्ट मास दैन योर प्रोटॉन। तो इस बात को ध्यान में रखें, और इसलिए आपको एनसीईआरटी को रीड करना कितना जरूरी है आपको ये समझ में आना चाहिए। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये बिल्कुल सही है। सो बेसिकली इवन आपका जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है उसमें भी इस बात को एस्टैब्लिश किया गया था।
और रीजन में वही लिखा हुआ है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो बेसिकली बोथ ए एंड ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 31 का 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है,